नमस्कार। आज हमारा 12वीं क्लास की इतिहास की कड़ी के अंदर हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियां। देखिए, इस बार आपके सिलेबस के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की उपलब्धियां दी गई हैं। देखिए, 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। तो रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का जो काम चल रहा था, उस लाइन पर रोड़ियां बनाने के लिए पत्थरों की कमी को देखते हुए पास का जो टीला था, उस टीले से ईंटें निकाली गई, ठीक है, और निकाल कर वो बिछाने लगे। लेकिन वहाँ काम करने वाले मजदूरों को इस बात का एहसास नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। ये जो काम था वो बर्टन बंधुओं के पास था। दो भाई थे, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। ये इतिहास में बर्टन बंधु कहलाते हैं। तो यहाँ ये सड़क जो पटरी बिछाने का काम था वो बर्टन बंधुओं के पास था। तो यहाँ की स्थिति देखकर बर्टन बंधुओं ने क्या किया, 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। देखिए, पहली बार नहीं था कि हड़प्पा की सूचना है वो सरकार को दी गई, क्योंकि 1826 में, कब की बात है, 1826 में पहली बार चार्ल्स मेसन के द्वारा इस स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी, लेकिन तब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और 1856 में जब बर्टन बंधुओं द्वारा इसकी सूचना दी गई तो कुछ सरकार हरकत में आई और बाद में 1861 में कर्निंगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1861 में, और किसके निर्देशन में, कर्निंगम के निर्देशन में की गई। 1904 में जॉन मॉर्सल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया। देखिए, 1904 में खास बात क्या रही कि 1904 का ये समय था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, और लॉर्ड कर्जन है वो अपने कई सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने ही 1904 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग की स्थापना की है। एक नियम बनाया उन्होंने, भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ये उन्होंने अधिनियम बनाया, और इस अधिनियम के तहत ही इस काम को गति मिली थी, ठीक है, क्योंकि वो ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देने वाले थे, और इसके लिए उन्होंने 50,000 पाउंड की राशि आवंटित भी की थी। तो इसलिए पुरातत्व विभाग की तरफ ध्यान दिया गया और जॉन मॉर्सल को इसका निदेशक बनाया गया। उन्हीं जॉन मॉर्सल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। तो पहली बार किसका उत्खनन हुआ, हड़प्पा का। कब हुआ, 1921 में। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। किसके निर्देशन में, जॉन मॉर्सल के नेतृत्व में। अगले ही वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया, ठीक है। हालांकि प्रचलित नाम है वो सिंधु सभ्यता हुआ, लेकिन वास्तविक नाम फिर हड़प्पा सभ्यता ही लिया गया। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया, जो कि प्रचलित नाम है। लेकिन अब जो जानकारियां मिल रही हैं उनके अनुसार इस सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विस्तार है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आदि में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। यानी इसका अधिकांश भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार कहाँ मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में मिलता है। इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जा रहा है, या अब जो वर्तमान में इसका नाम है उसके लिए अधिकांश ने, ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब तक खोजे गए स्थानों की हम बात करें तो इन
स्थानों के अंदर, ठीक है, लगभग 917 के करीब स्थान है वो भारत में खोजे गए। वहीं 481 पाकिस्तान में और 2 अफगानिस्तान में ये स्थल खोजे गए हैं। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर माना जाए तो वो 1600 किलोमीटर माना गया। कितना किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। उसी प्रकार जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार पाते हैं तो वो लगभग 1400 किलोमीटर पाया गया। ठीक है, अब इसका विस्तार देखिए आसपास किन क्षेत्रों में था, तो अफगानिस्तान के क्षेत्र है सोरतगई और मुंडीगाक, ये 2 क्षेत्र कहाँ के? अफगानिस्तान। उसी प्रकार पश्चिम के अंदर ही सुत कगेंडोर, सोतकाको है, बालाकोट, ये बलूचिस्तान के क्षेत्र है इस तरफ के। ठीक है, पश्चिम की तरफ के बलूचिस्तान के सुत कगेंडोर, सोतकाको और बालाकोट। सुत कगेंडोर है वो सिंधु सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु है। अब देखते हैं सिंध में। देखिए सिंध के अंदर में मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोटदीदी, जुदीर जोदड़ो, इन सभ्यताओं का पता चला है। ठीक है, और पंजाब पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, इन क्षेत्रों को पंजाब में प्राप्त किया गया है, पंजाब पाकिस्तान का। अब हमारे भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ से हमें रोपड़ और संगोल ये सभ्यताएं प्राप्त हुई है। और जहाँ तक हरियाणा की बात है वहाँ से देखिए बनवाली, मित्ताथल, राखीगढ़ी, ये ऐसे क्षेत्र यहाँ से मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा, पीलीबंगा, इन क्षेत्रों की प्राप्ति हुई है। और उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर मेरठ है, वहाँ से उल्लास सभ्यता मिली है। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर मेरठ, ठीक है, ये जो सिंधु सभ्यता है उसका पूर्व दिशा का शोर है। गुजरात के अंदर रंगपुर, धोलावीरा, प्रभास पाटन, खंबात की खाड़ी ये मिले हैं। और देमाबाद महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। देमाबाद इसका दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता है ये काफ़ी लंबी चौड़ी फैलाव में थी। सरस्वती नदी देखिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र लगभग 40 बस्तियों वाले थे। ठीक है, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 40 बस्तियां रही है। लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान में लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र में थी। और जहां तक 250 बस्तियों की बात है वो सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र से बाहर थी। ठीक है, यानी 40 बस्तियां लगभग सरस्वती के भाव क्षेत्र में, तो 250 उससे बाहर के क्षेत्र में थी। सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियों का प्रवाह है सिंधु और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र था। ठीक है, सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र था वो गंगा और सिंधु नदियों के बीच का था। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का एक आधार थी। ठीक है, वैदिक साहित्य में से नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे आदि नामों से जाना गया है। यानी सिंधु नदी को वैदिक साहित्य में किन नामों से संबोधित किया गया है? नदी तमे, देवी तमे, अम्बे तमे आदि से। पिछले वर्षों में विद्वानों ने हवाई सर्वेक्षण, भू सर्वेक्षण से सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को रेखांकित करने का प्रयास किया है और उपग्रह के माध्यम से इसके जल प्रवाह के चिन्हों को देखा है। ठीक है, और उपग्रह से प्राप्त जो जल प्रवाह के चिन्ह हैं उन चिन्हों से ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकाले गए संभावित जल का अध्ययन किया। उसके अध्ययन से पुराऐतिहासिक कालीन एवं वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। क्योंकि आज जो उपग्रह बता रहे हैं उनसे हमें सफ़ेद पट्टी का अस्तित्व नीचे दिखाई देता है। सरस्वती नदी का निकास हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में माना पर्वत से था। ठीक है, यानी जो सरस्वती नदी थी वो कहाँ से निकलती? हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी से निकलती थी और आदि बद्री से ये समतल मैदान में उतरती थी। इसके बाद ये कहाँ गुजरती थी? उसके बाद कुरुक्षेत्र,
और सिरसा, झांसी, अग्राहेहा, हनुमानगढ़, कालीबंगा आदि से होती हुई ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़ गंगानगर क्षेत्र में बहती थी। और अनेक भागों में ये सरस्वती नदी है वो समुद्र में मिलती थी। अब इस नदी की एक शाखा, ठीक है, इस नदी की एक शाखा सिंधु में जो शाखा थी वो शाखा प्रभास पाटन में जाकर, प्रभास पाटन गांगी सभ्यता है, ये है गुजरात, एक शाखा प्रभास पाटन में जाकर सिंधु सागर में मिल जाती थी। जो दूसरी शाखा थी वो सिंधु में प्रविष्ट होकर कच्छ किरण, वे भी कहाँ हैं, गुजरात, तो वो कच्छ किरण में समा जाया करती थी। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तक थी। ठीक है, ये हमें संकेतों से, साक्ष्यों से पता चला है। प्रसिद्ध पुराविद्य हैं डॉक्टर वी.एस. वाकणकर। तो इन पुरातत्वविद्य वी.एस. वाकणकर ने क्या बताया है, उन्होंने बताया सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए उन्होंने अपने दल के साथ एक अभियान चलाया। यानी सरस्वती मार्ग को, प्रवाह को देखने के लिए वी.एस. वाकणकर ने एक कैंपेन किया, अभियान चलाया और उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की। भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण वह मूल जल स्रोत से पानी न मिलने के कारण, यानी एक तो भूगर्भीय परिवर्तन हो गए, दूसरा जो मूल जल स्रोत से उनसे पानी नहीं मिला तो ये धीरे धीरे ये नदी विलुप्त हो गई। ये अध्ययन के साक्ष्यों से पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं इनकी उपलब्धियों के अंदर हमें कुछ बातें बताई गई है। इन्हीं उपलब्धियों में देखिए, ये हमारा बिंदु देखते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान। क्या है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की कला, लिपि एवं विज्ञान। ठीक है, इसका बीच का जो वीडियो है वो आपको इसके बाद मिलेगा। देखिए, यहाँ जो हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से प्राप्त अवशेषों में पत्थर की मूर्तियाँ, मणके, मृदभांड, मोहरें, कांसे की मूर्तियाँ व पत्र यहाँ की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। ठीक है, यानी ये सब हमें बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के निवासियों की कला बहुत ही उत्कृष्ट थी। यहाँ से सेल खड़ी की योगी की मूर्ति मिली है। ठीक है, नर्तकी की कांसे की, देखिए कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की कांसे की और मिट्टी दोनों की मूर्तियां हमें यहाँ से मिली है। कांस्य मूर्ति है, उसकी ऊंचाई 11.5 सेंटीमीटर है। मृण मूर्तियों, यानी मृण मूर्तियों का मतलब है मिट्टी की मूर्तियां। मृण मूर्तियों का विशाल भंडार उस समय की विकसित मूर्ति कला का प्रतीक है। यानी मूर्ति की जो विशालतम मात्रा में प्राप्ति हुई है, उसे पता चलता है कि उस काल में मूर्ति कला अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, कुबड़दाल बेल की मूर्तियां भी कला का प्रतीक है और इन्हीं मूर्तियों से पता चलता है कि कुबड़दार बेल इनका पवित्र पशु था। मोहरों पर किए गए चित्रण से हमें यहाँ के निवासियों की चित्रकला के प्रति रुचि भी पता चलती है। ठीक है, क्योंकि हर मोहरों पर चित्र है, बहुत से चित्रों के माध्यम से हमें पता चलता है कि चित्रकला के प्रति रुचि रखते थे। इस सभ्यता से जो मोहरें प्राप्त हुए, ठीक है, यानी 2000 से अधिक मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, लगभग 2200 के करीब। उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन, संक्षिप्त लेख आदि उत्कीर्ण है और उनके पीछे एक गुंडी बनी हुई है। तो मोहर के पीछे जो गुंडी बनी है वो संभवतया इनको टांगने के काम ली जाती होगी। देखिए, सिंधु लिपि की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो सिंधु लिपि का अभी तक विश्वसनीय अध्ययन संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, हालांकि ये माना गया है कि सिंधु लिपि की जो एक पंक्ति है, पहली पंक्ति है, वो दाईं से बाईं ओर चलती थी। यदि पंक्तियां ज़्यादा है तो दूसरी पंक्ति फिर बाएं से दाईं ओर चलती थी, फिर इसी क्रम में तीसरी दाईं से बाईं आती थी और चौथी
बाईं से दाईं ओर चलती थी। ये क्रम चलता रहता था। इस प्रकार की लिपि को बुस्त्रोफेदन या गोमूत्रिका लिपि कहा गया है। ठीक है, तो अभी तक हमें इस लिपि के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है। मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं और 17 अक्षरों का सबसे लंबा व बड़े अक्षरों का अभिलेख हमें धोलावीरा से मिला है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा लंबा बड़े अक्षरों का अभिलेख हमें कहाँ से मिला है, तो वो शिलालेख हमें मिला है धोलावीरा से, जिस पर 17 अक्षर है। और यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी अपने भावों को चित्रों के माध्यम से दर्शाने का कार्य इन सभ्यता के लोगों द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये मोहरे हैं, उससे हम चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए ये चित्र जो सामने है वो हमें सिंधु लिपि धोलावीरा के संकेतों के बारे में बता रहा है कि धोलावीरा जो हमें पट मिला है शिलालेख, उसमें इस प्रकार के चित्रों का अंकन है। ठीक है, देखिए इसमें और भी बहुत सी बातें हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि विज्ञान की दृष्टि से हम सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के प्रतीक चिन्ह थे, ये कह सकते हैं। गुणा योग जैसे गणितीय अंक या गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे, क्योंकि इनके चिन्हों से पता चलता है। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले हैं संभवतया जो औषधि के रूप में काम आते होंगे। ठीक है, इसी प्रकार कालीबंगा और लोथल से खोपड़ी के अवशेष मिले और कालीबंगा से तो एक ऐसी खोपड़ी मिली है जो बालक की मानी गई, उसमें 6 छेद है और उन 6 छेद में से कुछ छेद भरे भी गए हैं। इससे पता चलता है कि ये खोपड़ी है, उसकी शल्य चिकित्सा या ऑपरेशन किया गया होगा, ऐसा संकेत लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये औषधि विज्ञान से परिचित थे। धातु विज्ञान के तथ्यों से भी ये परिचित थे। क्यों? कि धातु की ढलाई, गलाई, उपकरण निर्माण आदि की विकसित विधि और कला से वे भली भांति परिचित थे। क्यों? क्योंकि हमें मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार देमाबाद से रथ को चलाते हुए आकृति प्राप्त हुई है। ये हमें यहाँ की धातु विज्ञान की कला की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। और जहाँ तक मिट्टी के बर्तनों की बात है तो मिट्टी के बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे और पकाने के लिए 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं, यानी भट्टियों में इनको काम लेने का तरीका आता था। पकाने के बाद उन पर गेरू रंग में या गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी या इनको गेरू रंग करके तुलिका से काले रंग की डिजाइनों से सजाया जाता था। इस प्रकार की जानकारी किन लोगों को थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।